गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ। आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो, शीट का टाइटल क्या है? ए बास्केट केस। ए बास्केट केस, इस इडियम का मीनिंग क्या होता है? बास्केट का क्या मतलब होता है? बास्केट का मतलब होता है टोकरी वगैरह, है ना। और भाई ए बास्केट आर्टिकल लगा दिया, मैंने इसको याद किया, लिंक किया। एक टोकरी बनाने वाले के ऊपर, बास्केट से लगाया, टोकरी बनाने वाले के ऊपर केस दर्ज कर लिया। तो भाई किसी के भी ऊपर अगर केस दर्ज हो जाए तो वो आदमी फिर क्या हो जाता है? वो आदमी एकदम से नर्वस हो जाता है कि अब क्या करूं। इस इडियम का यही मीनिंग है। ये बास्केट केस का मतलब ये होता है क्या? समवन वेरी नर्वस, समवन इन ए वेरी नर्वस स्टेट कंडीशन। भाई बहुत ज़्यादा नर्वस है किसी बात को लेके। लिंक ऐसे कर लेना, बास्केट वाले के ऊपर केस दर्ज कर दिया। ठीक है, कुछ एरर प्रैक्टिस करते हैं। शीट बहुत बहुत ज़्यादा इजी थी, कुछ एरर प्रैक्टिस करते हैं। देखो पहले हम क्या कहते हैं, सपोजिंग इफ़ इट रेन्स वट शेल वी डू। कहता है भाई सपोज करो अगर बारिश होने लग गई तो हम क्या करेंगे। भैया एक बात बताओ मुझे, सपोज और इफ़ दोनों ही तो सेम मीनिंग देते हैं। सपोज और इफ़ एक साथ यूज़ करके सुपरफ्लोज का एरर बनता है, इसीलिए ना इस इफ़ को हटा दो, सीधा सीधा बोल देगा सपोजिंग इट रेन्स। भाई मान लो बारिश होने लग गई, वट शैल वी डू, हमें क्या करना होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहता है, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। भाई जो कैप्टन है वो अपनी टीम के साथ बहुत हार्ड वर्क कर रहा है आने वाले मैच के लिए। तो भाई एक बात मुझे बताओ आप, कैप्टन जो है हमने अभी सीखा था विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इन सारे के साथ, ये सारे जब भी यूज़ होते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो भाई कैप्टन तो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर। द कैप्टन इज़। और किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? ये तैयारी कर रहे हैं फोर्थ कमिंग मैच के ऊपर। फोर्थ कमिंग मैच का मतलब क्या होता है? फोर्थ कमिंग मैच का मतलब होता है अपकमिंग, जो आगे होने वाला है। ठीक है, ये मीनिंग होता है। आगे देखो थर्ड में क्या कहते हैं, थर्ड में कहते हैं इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू दी क्लासरूम। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, क्या इट कोई डमी सब्जेक्ट होता है क्या? इट कोई डमी सब्जेक्ट होता है? हम सारे जानते हैं। भाई वॉज क्या होते हैं? इज एम आर वॉज वर, हमने सीखा था क्या? इज एम आर वॉज वर जब भी कभी मेन वर्ब बन जाए उस सेंटेंस में क्या नहीं आता? उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता। जब भी इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब बन जाए उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता। आता क्या है फिर? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक सेकंड रुको, मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। इज एम आर या फिर वॉज वर जब भी कभी मेन वर्ब बन जाए उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो फिर आएगा क्या? यहाँ आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बन सकता है जी? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन बनेगा या फिर एडजेक्टिव बनेगा। तो आज एक बात और सीख लो ना कि जब भी कभी प्रोनाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा तो प्रोनाउन के अंदर हमने दो केसेस नहीं सीखे थे क्या? प्रोनाउन के अंदर हमने दो केसेस सीखते थे ना, एक सब्जेक्टिव केस होता था, एक ऑब्जेक्टिव केस होता था। तो भाई जब भी कभी मेरा प्रोनाउन जो होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर बनेगा ना तो फिर सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। इसीलिए ना यहाँ पर हिम को काट के क्या करना पड़ेगा? ही, क्योंकि सेंटेंस तो इतना सा ही है, सेंटेंस तो इतना सा ही है। इट वॉज ही, बस वॉज मेन वर्ब है, इट ही है, ये ही इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। और जब प्रोनाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है तो फिर सब्जेक्टिव केस उठाते हैं हम, क्योंकि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या सेंटेंस कहता है? इट वॉज ही, ये वो लड़का था, वो वाला लड़का है ये जो लेट आया था। कहाँ? हु केम रनिंग, जो क्लास में भागता हुआ आया था, इनटू दी क्लासरूम। ठीक है, अगले में कहता है आई गॉट इन टू लेट एंड मिस्ड सीइंग द न्यूज़ ऑन टीवी। कहते हैं आई गॉट इन, मैं ना अंदर बहुत देरी से आया, टू लेट मतलब बहुत देरी से आया, और मैंने मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया? सीइंग द न्यूज़ ऑन टीवी, टीवी के ऊपर न्यूज़ देखने को मैंने क्या कर दिया जी? मिस कर दिया। सेंटेंस ओके था, कोई भी गड़बड़ इसके अंदर नहीं लगी थी। आगे देखो क्या कहता है, देखो जब एग्ज़ाम में यूँ आएंगे ना, चार टुकड़ों में आएंगे, तो जिन बच्चों को एरर नहीं मिलते उनको बताता हूँ। देखो हमने प्रैक्टिस की थी पूरे पूरे सेंटेंस की, मैं बहुत कम ही ऐसे पार्टीशन डालता था, पूरे पूरे सेंटेंस की प्रैक्टिस की थी। तो जब ये चार टुकड़े आते हैं तब तो और आसान हो जाता है। आप एक एक पार्ट को उठाओ ना, इसके अंदर कोई गड़बड़ है क्या, इसके अंदर कोई गड़बड़ है क्या, इस तरीके से और आसानी मिलेगी। पहले पार्ट को देखो, यू के लिए आर आ रहा है, आर के बाद वर्ब वीक 3 में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज के साथ टू आ गया, कोई बात नहीं, आगे पे लग गया, यू आर सपोज टू पे, यानी पहले पार्ट में कोई गलती नहीं थी। यू आर सपोज
टू पे वट द प्राइज ऑफ द बुक्स। भाई तुम्हें ना उन किताबों का पैसा देना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई गलती थी नहीं, आगे गलती कर दी प्रेपोजिशन की। बाय कैश नहीं होता, बाय चेक होता है। बाय कैश नहीं होता, बाय चेक होता है, या फिर इन कैश होता है। ये प्रपोजिशन आनी थी। तो कैश लगाओगे, यहाँ कैश लगा हुआ था तो यहाँ इसे काट के क्या करना पड़ता, इन करना पड़ता। ठीक है, इन कैश हो जाता। अब आ जाओ आगे। कुछ फिलर से थे, बहुत ही सिंपल से थे आज तो। फॉर ए चाइल्ड ए ब्लो डैश सेल्फ एस्टीम इज़ ए टेरिबल थिंग। कहते हैं भाई एक बच्चे के लिए ना सेल्फ एस्टीम, जो सेल्फ एस्टीम वही नहीं होता क्या, आत्मसम्मान अपने आप का, कि बच्चे अगर वो डांट दे वो रोने लग जाता है, तो उसकी जो आत्मसम्मान, उसकी जो भावना थी ना, उसको ठेस पहुंचा दिया। अगर उसको ब्लो कर दिया तो वो बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकती है। ब्लो क्या करोगे उसको, ये तो एक फ्रेजल वर्ब का एरर था जी। ब्लो जो होता है ना, ब्लो देखो, ब्लो यूँ तो एक वर्ब होती है, क्या फॉर्म होती है इसकी, ब्लो V1 होती है, ब्लो ब्लू इसकी V2 होती है, और ब्लोन इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ब्लो ब्लू ब्लोन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को ख़राब करना, एकदम से फट जाना, इस तरीके की सेंस में यूज़ देता है। टू बिकम डैमेज्ड और डिस्ट्रॉय, कहाँ है, डिस्ट्रॉय करना या फिर डैमेज करना, इस तरीके की सेंस देता है, डिस्ट्रॉय करना या फिर भाई उसको डैमेज करना। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ना इस ब्लो के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स करके लगानी थी, ब्लो टू, ब्लो टू। ठीक है, क्या था, फॉर ए चाइल्ड ए ब्लो टू सेल्फ एस्टीम इज़ ए टेरिबल थिंग। किसके लिए, फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, ए ब्लो टू सेल्फ एस्टीम इज़ ए टेरिबल थिंग। ठीक है, सब्जेक्ट क्या बना, ए ब्लो टू वट सेल्फ एस्टीम इज़ ए टेरिबल थिंग। ठीक है, ए ब्लो इज़ ए टेरिबल थिंग, ये था। ब्लो टू आना था, ये वाली प्रपोजिशन आनी थी। आगे कहता है द ग्रीनलैंड आइस शीट इज डैश ऑफ अबाउट 12 क्यूबिक माइल्स इन ए ईयर। जो ग्रीनलैंड आइस शीट है ना, इस डैश ऑफ अबाउट 12 क्यूबिक माइल्स इन ईयर। तो आपको पता ही है क्या, ये गर्मी वगैरह बढ़ती है, ग्लोबल हाउस की इफेक्ट बढ़ता है, तो ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती है, ये क्या करती है, ये ग्लेशियर्स को मेल्ट करवाना शुरू कर देती है। इतना सा तो जीएस में पढ़ते ही थे, तो भाई इतना पढ़ के ही पता लग गया था कि वो क्या हो रही होगी। कोई बात कर रहा है, आइस क्या हो रही होगी, आइस ना मेल्ट हो रही होगी, आइस मेल्ट हो रही होगी। यहाँ ऑप्शन ही एक मिला, मेल्टिंग। इसके अलावा स्मेल्टिंग, देखो स्मेल्टिंग का मतलब भी होता है मेल्ट होना, इसके अंदर ही तो कह रहा है मेल्ट। स्मेल्ट कैसे बना, मेल्ट से ही तो बना, मेल्ट सारे मेल्ट हो रहे हैं। लेकिन ना आइस के लिए हम मेल्टिंग यूज़ करते हैं, और ये जो स्मेल्ट होता है ना, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं जी, ये स्मेल्ट हम यूज़ करते हैं जनरली मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए, उस तरह की किसी धातु के लिए यूज़ किया जाता है। और कंडेंस क्या होता है भाई, कंडेंस तो वही नहीं होता क्या, ठंडा करके लिक्विड को जमा के बर्फ़ वगैरह बना देना, कंडेंसेशन वगैरह पढ़ते थे। फ्रीजिंग भी जमना होता है। तो ग्रीन लैंड की जो आइस शीट है वो क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है। कितना मेल्ट कर रही है, 12 क्यूबिक माइल हर साल। ठीक है, आगे 8th में क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल कॉल्ड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क। प्रिंसिपल ने क्या किया है, एक्सप्लेनेशन मांगी, किससे, क्लर्क से। अभी हम हमारी डेली उसमें इडियम वाले में सीख के ही हटे हैं, कॉल फॉर। कॉल फॉर, कॉल फॉर का एक मीनिंग तो होता है नेसेसरी, और एक इसी का मीनिंग होता है डिमांड। डिमांड करना, किसी से कोई चीज़ मांगना। तो कॉल फॉर को कैसे याद रखोगे, मैं तो ऐसे ही याद रखता था, दिस कॉल, एक सेकेंड, दिस कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन। मैं तो इसे यूं ही याद करता था, दिस कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन। कॉल फॉर का मतलब ही होता है किसी से कोई चीज़ डिमांड करना, किसी से कोई चीज़ पूछना, या किसी से कोई चीज़ मांगना। तो यहाँ पर क्या फ्रेजल वर्ब आती, कॉल फॉर आती। इसी तरीके से फ्रेजल वर्ब्स यूज़ होंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे देखो 9th में क्या कहते हैं, द डैश क्राउड गेव द विक्टोरियस टीम ए टिमुल्टियस वेलकम। क्राउड कैसा है, द आर्टिकल लगा रहा है जी, और क्राउड कोई नाउन है, यानी बीच में ना कोई क्या आना चाहिए था, कोई एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, क्राउड ने क्या किया, गेव किया, दिया क्या, द विक्टोरियस टीम, जीतने वाली टीम को। विक्टोरियस मतलब OUS दिखा है ना इसके पीछे, इसके पीछे OUS दिखता है, वो क्या होती है, एक एडजेक्टिव होती है, यानी फुल ऑफ विक्ट्री। कैसी टीम थी, फुल ऑफ विक्ट्री, जो विजेता टीम थी। ए ट्यूमल्टियस वेलकम, ट्यूमल्टियस मतलब OUS लिखा, फिर से एडजेक्टिव, फुल ऑफ टुमुल्ट। वर्ड तो ये था टुमुल्ट। इस टुमुल्ट का मतलब क्या होता है, इस टुमुल्ट का मतलब होता है बिल्कुल शोर या नॉइज से भरा हुआ, बिल्कुल शोर या फिर नॉइज से भरा हुआ। और वो शोर या नॉइज दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी है इसीलिए वो लोग क्या है जी, एक्साइटेड हो गए, या तो हैप्पीनेस है, या फिर भाई सोरो है, या फिर दुख की बात है, इस तरीके में। तो भाई अब टीम जीत रही है तो माहौल कैसा होगा, माहौल तो खुशी का होगा यहाँ पर। यानी क्राउड भी कैसा होगा, जब हमारी फेवरेट टीम जीत जाती है तो क्राउड कैसा हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। यानी यहाँ कोई एक्साइटेड जैसा, इस तरह का कोई ऑप्शन आना चाहिए।
देखो, एरोगेंट तो होता है बहुत ही एटीट्यूड वाला घमंडी टाइप, तो एरोगेंट तो हो नहीं सकता था। नॉइजी होता है शोर से भरा हुआ, नॉइजी भी एक एडजेक्टिव होता है भाई, फुल ऑफ नॉइज होता। तो भाई क्राउड नॉइजी तो था, लेकिन नॉइजी तो किसी भी चीज़ में हो सकते हैं। कोई शोर शराबा कर रहा है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, वो भी नॉइज़ है। जश्न मना रहे हैं तब भी नॉइज़ है। तो उस सेंस में नॉइजी नहीं जमता। नॉइजी से कुछ और अच्छा वर्ड दिखा मुझे, क्या, जुबिलेंट। और ट्रबलसम तो होता है भाई जो कष्ट दे, इसके अंदर ही तो लिख रहा है, कह रहा है ट्रबल है, यानी इसके अंदर कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ है, डिफ़िकल्ट है वो चीज़, ठीक है। बर्डन सम है, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम आता है क्या मेरे पास में, बर्डन सम, बर्डन सम। जुबिलेंट होता है भाई सेलिब्रेट करना, यानी खुशी, एकदम फीलिंग कैसी है, एक्साइटमेंट ही है वहाँ पे, फीलिंग है कैसी है, एक्साइटमेंट है या फिर जॉय है, उसका ये मीनिंग होता है, एक्साइटमेंट और जॉय से भरी हुई फीलिंग, ठीक है। और याद कैसे रखा, इसको यूँ याद कर लेना, जुबिल एंड, जुबिन नाम का कोई आदमी है, जुबिन नाम का कोई आदमी है और उसकी आंटी के घर पे पार्टी है, इसीलिए सारे एक्साइटेड है। जुबिलेंट इस तरीके से याद कर लो। नहीं तो मैंने यूँ भी याद किया था, शादी की सालगिरह नहीं मनाते क्या, वो सिल्वर जुबली वगैरह मनाते हैं, तो उससे राइम बना के याद कर लिया था। तो यहाँ पर भाई क्राउड कैसा था, क्राउड तो खुशी से वो था ना, क्राउड कैसा था, खुशी से झूम उठा, और इसलिए उसने टुमोल्टस वेलकम किया अपनी टीम का। तो यहाँ पर क्या आता, जुबिलेंट क्राउड, जुबिलेंट क्राउड, ठीक है। आगे देख लो, कुछ इडियम्स भी डाल दिए हैं। देखो क्या कहता है, टू लुक डाउन वंस नोस, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रख लेना। लुक डाउन मतलब आप किसी को देख रहे हो, ठीक है। लुक डाउन मतलब आप किसी को देख रहे हो, और कैसे देख रहे हो, नोस से, यानी नाक चढ़ा के देख रहे हो। जब भी हम किसी को नाक चढ़ा के देखते हैं तो हम अक्सर उसकी तरफ हीन भावना की तरफ से देखते हैं। तो यहाँ क्या आंसर बनता, टू शो एंगर, गुस्सा शो थोड़ी कर रहे हैं हम, तो हीन भावना की तरीके से देख लें। रिटेलिएट का मीनिंग होता है बदला लेना, रिटेलिएट का मीनिंग होता है बदला लेना, ये तो वर्ब थी, इसका नाउन बन जाता है रिटेलिएशन, इसका नाउन बन जाता है रिटेलिएशन, बदला लेना टाइप, इस तरह का। ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा। टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, भाई दूसरों की मौजूदगी में इंसल्ट थोड़ी कर रहा है, वो तो उसको दे कैसे रहा है नीची नज़रों से कि वो तो ऐसा खराब सा बंदा है, इंसल्ट थोड़ी कर रहा है। बचा क्या, टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, भाई अपमानजनक तरीके से उसे देखना, किसी को इस तरीके से वेलकम करना। और इस कंटेम्प्ट वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, निंदाजनक या फिर अवमानना करना। आपने पिक्चर में देखा होगा, एक बहुत बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, वो एक जज होते हैं जो बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर, दिस इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत बार ऐसा होता है, हीरो गुस्से में आके जज के सामने बोलता है, तब जज साहब कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर, दिस इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हो। इस तरीके से याद कर लो। इस इडियम का मीनिंग भी यही था, टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। आगे देखो क्या कहता है, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, ये तो पहले भी आगे रिपीट हो गई। मगरमच्छ के आंसू होते हैं क्या, मैंने याद करवाया ही था, हिंदी में भी बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू। और यूँ सोच लो, मगरमच्छ तो भाई पानी के अंदर ही रहता है, अभी पानी से बाहर निकल कर है, उसकी आंखों पे पानी की ड्रॉप्स लगी है, और कोई कह दे मगरमच्छ रो रहा है, तो वो चीज़ ऐसी थोड़ी होगी, वो तो सिर्फ एक दिखावा है, वो चीज़ असलियत में थोड़ी है। इसका मीनिंग ही क्या होता है कि आप दुख में नहीं हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सिर्फ ढोंग कर रहे हो दुख में होने का, ठीक है। टू वीप, वीप होता है रोना, प्रोफ्यूजली मतलब होता है बुरी तरह से, प्रचुर मात्रा में। प्रोफ्यूजली का एक मतलब यही होता है इन एक्सेस, प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ हो तो बुरी तरह से रो रहा है, ऐसा थोड़ी है। मगरमच्छ के तो आंसू होते ही नहीं, इसे हटाओ। टू प्रिटेंड ग्रीफ, आप दुख को क्या कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, यही इसका आंसर लगता। टू प्रिटेंड ग्रीफ, ग्रीफ एक नाउन हो जाता, प्रिटेंड एक वर्ब हो जाती। टू ग्रीव सीरियसली, देखो ये ग्रीफ जो था नाउन, और इसकी जब वर्ब बनाई तो इसने क्या बना दी, ग्रीव। इसका मतलब ये होता है दुखी। कह रहा है टू ग्रीव सीरियसली, कि आप दुखी हो सीरियसली, ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा, दुखी तो है ही नहीं, वो तो दिखावा कर रहा है दुख होने का, प्रिटेंड कर रहा है। टू मोक समथिंग, मोक का मतलब होता है किसी को छेड़ना, मजाक में टांग खिंचाई करना, उस सेंस में होता है मोक, ठीक है, वो वाली सेंस भी नहीं देता। तो आंसर क्या बनता है, टू प्रिटेंड ग्रीफ। आगे कहते हैं बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, इस इडियम का मीनिंग क्या होता है, भाई जो कुछ भी है ना उसी में काम चलाने की कोशिश करना। इसका आंसर क्या बनता है, टू मिक्स सेवरल थिंग, ऐसी कोई सेंस की बात नहीं करता, अर्थमेटिक कैलकुलेशन की बात भी नहीं करता। टू कीप पीपल इन पेयर, नो। टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, जो कुछ भी उसी से काम चलाना। भाई एक चीज़ ये, एक चीज़ ये, एक चीज़ ये, एक असाइनमेंट ये दे दी, ये एक बुक दे दी, एक ये असाइनमेंट दे दी, कहते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व कर लेना इनकी हेल्प से। तो जो कुछ भी है ना उसी से तो काम करवा रहा हूँ, एक कड़ी को जोड़ते 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 आगे बढ़ना, इस तरह की सेंस देता है। टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट, दिए गए तथ्यों में से ही मीनिंग निकालना, ठीक है। टू डिड्यूस्ड फ्रॉम गिवन फैक्ट, ये था। आगे देखो आगे क्या कहता है, टू गो स्कॉट फ्री, क्या कहता है जी, टू गो स्कॉट फ्री, इसके अंदर ही तो कह रहा है फ्री,
कहते हैं फ्री हो गया आप, यानी आपने ना कोई बुरी चीज़ की, कोई गलत काम किया और बिना पनिशमेंट के ही आप फ्री हो गए। इस टू गो स्कॉट फ्री का मीनिंग ही होता है टू गेट फ्री विदाउट एनी पनिशमेंट, या फिर बच निकलना, कोई गलत काम करके बच निकलना। टू वॉक लाइक ए नेटिव ऑफ स्कॉटलैंड, नो, कोई बात नहीं करा। टू गेट समथिंग फ्री, ऐसा भी नहीं है। एस्केप, बच निकला, कैसे बच निकला? विदाउट पनिशमेंट, ये इसका आंसर लगता है। सेव टैक्स की कोई बात ही नहीं करता जी। ठीक है, 14 में देखो क्या कहता है, एट दी 11th आवर, कहता है 11th आवर में। इसको यूँ याद रखो, दिन में 12 घंटे होते हैं। किसी को कोई काम बोला आज रात को 12 बजे, आज दिन में 12 बजे बोला कि ये काम कल तक कर दिया, उस बंदे ने ना 11 बजे किया, यानी 11वें घंटे में किया, यानी लास्ट मोमेंट पर किया। एट दी 11th आवर का मीनिंग ही क्या होता है जी? लास्ट मोमेंट पर कोई काम करना। एट दी 11th आवर का मीनिंग ही क्या होता है? लास्ट मोमेंट पर कोई काम करना। 11 o'clock की बात नहीं करता, रॉन्ग टाइम भी नहीं करता, एट इनिशियल मोमेंट भी नहीं, लास्ट पॉसिबल मोमेंट पर, कि अब तो करना ही पड़ा, नहीं तो चीज़ हो ही नहीं पाती। इस तरह की सेंस में यूज़ करता है। आगे थोड़ी सी सेंटेंस इंप्रूवमेंट थी, देखो इसको तो इतना इजी डाल दिया, बिना ऑप्शन पढ़े ही बना देते हैं। द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। पोस्टमार्टम करो, द आर्टिकल हो गया, ठीक है, चीपेस्ट कोई एडजेक्टिव हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फिर से कोई एडजेक्टिव लगा लो, गुड, यहाँ पर गुड नहीं, क्या आना था? गुड्स आना था ना। ये वाला गुड तो एक एडजेक्टिव होता है, कहते भी तो हैं गुड पर्सन, गुड बॉय, ये तो वो वाला गुड था। यहाँ तो मुझे सामान डालना था, क्या डालना था? गुड्स। और यूँ भी नहीं समझ पाते तो यूँ समझ जाते कि भाई जो गुड्स था उस गुड्स के लिए प्लूरल वर्ब पा रही थी, आगे आर लगा रहा था, यानी जो सब्जेक्ट था उसके लिए प्लूरल वर्ब लगा रहा था। इसका मतलब सब्जेक्ट भी कैसा आना था? सब्जेक्ट भी प्लूरल आना था। द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड वेयर? इन चाइना। ये एडवर्ब की तरह काम कर जाता, प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलके एडवर्ब की तरह काम कर जाता। तो भाई गुड्स आना था, देख लो बिना ऑप्शन के ही मिल गया। नो इम्प्रूवमेंट तो आता ही नहीं, गलती थी जब गलती थी, और गुड फिर से लगा रहा था, यहाँ क्या आता? गुड्स आता। ठीक है, आगे देखो, आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 1989। मैं ना दिल्ली में रह रहा हूँ बहुत टाइम से। पहले तो टेंस आइडेंटिफाई कर लो, इसका सीखा था ना क्लास में। हैव को देख के क्या पता चलेगा जी? हैव को देख के पता चल गया प्रेजेंट। हैव को देख के क्या पता लगा? प्रेजेंट। बीन को देख के परफेक्ट, और लिविंग को देख के कंटिन्यूस। इसका टेंस क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ना पास्ट की बात कर रहा है, 1989 तो बीत गया ना, तो पास्ट के टाइम के लिए फ्रॉम थोड़ी लगाएगा। हमने तो सीखा है पास्ट के टाइम, फिनिश्ड टाइम के साथ क्या लगाओ? सिंस लगाओ, और सिंस लगने के बाद वो टाइम अनफिनिश्ड बन जाता है। तो यहाँ पर भाई ऐसे ही तो बात कर रहा है, इस फ्रॉम को हटा के क्या लगाना पड़ता जी? सिंस लगाना पड़ता। ओके हो जाता सेंटेंस। आगे देख लो, ही इज़ ए डिसेंडेंट फ्रॉम दी मुगल रॉयल्टी। भाई मुगल परिवार से है वो, डिसेंडेंट फ्रॉम दी मुगल रॉयल्टी नहीं, डिसेंडेंट ऑफ मुगल रॉयल्टी। डिसेंडेंट मतलब होता है उनका वंशज है। किसका वंशज है जी? मुगलों का वंशज है। तो डिसेंडेंट मुगल रॉयल्टी इन भी नहीं होता, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होता, क्या आता? ऑफ। भाई कहाँ से आए वो? डिसेंडेंट ऑफ मुगल रॉयल्टी, प्रपोजिशन का छोटा सा एरर था भाई। आगे क्या कहता है 19 में, देखो क्या कहता है 19 में, कहता है मैरी वुड नॉट गो टू दी मार्केट अनलेस आई गो विद हर। कहता है मैरी ना जब तक बाजार नहीं जाएगी जब तक मैं नहीं जाऊँगा। अब मुझे ना पता लगा, मुझे क्या पता लगा जी? मुझे पता लगा, वुड देख के मुझे पता लगा या तो कोई प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाएगा या फिर कोई पास्ट की एबिलिटी दिखाएगा। तो भाई यहाँ पर ना प्रेजेंट की एबिलिटी नहीं दिखा पा रहा, वुड लगा दिया, यहाँ कोई पास्ट की एबिलिटी दिखाता कि भाई जब तक मैं बाजार नहीं जाता तब तक वो, जब तक मैं बाजार नहीं गया था वो भी नहीं जाएगी अगर मैं बाजार नहीं जाऊँगा, इस तरह की बात करता। इसका स्ट्रक्चर था, यहाँ ना प्रेजेंट की वर्ब नहीं डालनी थी, यहाँ क्या डालना था? वेंट डालना था, पास्ट की वर्ब आती। ठीक है, आगे कहते हैं फ्लावर्स एम्बेलिशमेंट द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग। फ्लावर्स एम्बेलिशमेंट द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग। अब देखो भाई इसमें तो सीधी गड़बड़ कर गया। क्या गड़बड़ कर गया? आपको पता है जिसके पीछे ENT लगा होता है वो तो नाउन होता है। इस सेंटेंस के अंदर वह भी नहीं आई। फ्लावर्स भी नाउन, इसके पीछे एस लगा के प्लूरल बना रखा था। ठीक है, ये भी नाउन, आर्टिकल भी नाउन, ये फिर नाउन, प्रेपोजिशन, पोजेसिव एडजेक्टिव, फिर से नाउन। इसके अंदर वह भी नहीं आई। बिना वर्ब के सेंटेंस आ सकता था क्या? नहीं आ सकता था, इसलिए इसको तो हटाना पड़ेगा। नो इम्प्रूवमेंट को भी हटाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करेक्शन तो हमें करनी पड़ेगी। अब आपको पता लगा जी फ्लावर्स, क्या पता लगा? फ्लावर्स। सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आगे आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी?
आगे आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। प्लूरल वर्ब अपनी नेचुरल फॉर्म में होती है, तो डिस्ट्रॉयज भी हट जाता। सेंस से ही पकड़ लेते हैं। फ्लावर ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय थोड़ी करते हैं, क्या करेंगे, एनहेंस करेंगे। फूल वगैरह लगा के तो पर्यावरण की सुंदरता बढ़ाई जाती है। और रेप्लेनिश का क्या मीनिंग होता है, ये तो होती है वर्ब, ये तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसी से ना नाउन बनाते हैं, क्या, इसी से नाउन बनाते हैं रेप्लेनिशमेंट। इसका मीनिंग ही क्या होता है, टू फील, भर देना, किसी को कोई सामान देना, किसी चीज़ से मात्रा से भर देना, टू फील होता है इसका मीनिंग। ठीक है, हो गया। आगे देखो क्लोज टेस्ट है। आगे देखो, आगे ना एक क्लोज टेस्ट दिया। आज की शीट तो कुछ ज़्यादा ही आसान बन गई, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं अभी। वो देखो क्लोज टेस्ट को कैसे करोगे। सबसे पहले ऑप्शंस नहीं देखोगे, पूरे पैसेज को पढ़ना, एक सेंस बनाना, उसके बाद ऑप्शंस को उठाएंगे। आ जाओ पढ़ते हैं इसको। कहाँ है, एक मिनट, एक सेकंड। इट वॉज ए सडन डिसीजन। ये एक सडन डिसीजन था, क्या था मुझे नहीं पता। इट एक डमी सब्जेक्ट है, कह रहा है इट वॉज ए सडन डिसीजन। ठीक है भाई। दे 3 ऑफ अस ऑल डैश इन द हॉस्टल। 3 ऑफ अस ऑल, भाई जितने भी थे ना, हम अस जितने भी थे, उनमें से 3 लोग थे, ऑल डैश इन द हॉस्टल में थे। डिसाइडेड टू ट्रैवल, हमने तय किया कि भाई ट्रैवल करेंगे, सफ़र करेंगे। कैसे, बाय ट्रेन टू डैश, पता नहीं कहाँ जाने की बात करें। एंड विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। भाई हमने ना एकदम से सडनली डिसीजन लिया। 3 ऑफ अस, हम में से जो थे उन तीनों, हम जितने भी थे उनमें से 3 लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम एकदम से ट्रैवल करेंगे, ट्रेन से जाएंगे और विटनेस करेंगे रिपब्लिक डे की परेड। भाई रिपब्लिक डे की परेड को देखने जाएंगे। इतना सा पढ़ के ही मुझे थोड़ी सी तो सेंस लगी। रिपब्लिक डे की परेड कहाँ पे होती है, रिपब्लिक डे की परेड ना कैपिटल सिटी के अंदर होती है। हमारी कैपिटल क्या है, हमारी कैपिटल दिल्ली है, यानी शायद ये तीनों बंदे दिल्ली जाएंगे। देखते हैं आगे। द स्टेशन वॉज हैवीली डैश। स्टेशन कैसा था जी, हैवीली डैश था, नहीं पता। पार्ट ऑफ स्पीच से पता लग गया। वॉज कोई हेल्पिंग वर्ब है, हैवीली कोई एडवर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कोई एडवर्ब आती है। भाई हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब आ गई तो शायद आगे मेन वर्ब आएगी, यानी 22वें के अंदर तो कोई वर्ब चाहिए। बाय ट्रेन टू डैश एंड विटनेस दी, ठीक है, एंड से जोड़ रहा है विटनेस द रिपब्लिक डे। एक मिनट, टू ट्रैवल बाय ट्रेन टू डैश एंड टू विटनेस द रिपब्लिक ट्रेन। देखो ये एक वर्ब थी, इस वर्ब के लिए भी ना टू ही लगाया इसने आगे। एंड से जब जोड़ता है ना तो आगे निकाल देता है। हमने क्या डिसाइड किया, टू ट्रैवल और टू विटनेस द रिपब्लिक डे पैरेड। ठीक है, पता लग गया। 20वें के अंदर क्या आएगा, 3 ऑफ अस ऑल डैश इन द हॉस्टल। भाई ऑल कोई एडजेक्टिव था क्या, मेरे हिसाब में तो ऑल कोई एडजेक्टिव था। यहाँ एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन लगाएगा, यानी 20वें के अंदर कोई नाउन आना चाहिए। 21वें के अंदर कोई नाउन लगाएगा, ठीक है, लगाने दो। 22वें के अंदर कोई वर्ब लगाएगा। एंड देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू बिफोर द टिकट काउंटर। भाई हमने तय किया हम जाएंगे और ना वहाँ पर बहुत लंबी क्यू थी। बहुत लंबी क्यू का मतलब होता है लाइन थी। कहाँ थी जी, टिकट काउंटर के ऊपर। ठीक है, देयर एक इंट्रोडक्टरी था। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह लो, हालांकि सब्जेक्ट नहीं है, इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ हुआ है। देयर किसका आंसर है, वेयर का ही तो आंसर है, पिछली डोज में भी तो किया था। देयर वॉज ए किंग, कहाँ पर था किंग, देयर वॉज ए बॉय, यानी ये देयर वेयर का आंसर था। सब्जेक्ट ये बन रहा था और ये वर्ब आ रही थी। देख लो, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा था क्योंकि इंट्रोडक्शन करवाने के लिए देर लगा दिया था। तो वैसे ही कहते हैं देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू। लॉन्ग क्यू कहाँ थी भाई, स्टेशन पे ही होगी। बिफोर दी टिकट काउंटर, टिकट काउंटर के सामने थी। डैश प्रिटेंडेड सिकनेस, एक ने ना सिकनेस प्रिटेंड करी, डैश पता नहीं किसने सिकनेस प्रिटेंड करी, मुझे नहीं पता कौन है। एंड परसुएडेड का मतलब होता है परस्यू किया, उसने अप्रोच किया, अपने पास जो आदमी खड़ा था उसके पास गया। परसुएडेड द मैन, अप्रोच किया किसको, मैन को। नियरेस्ट टू दी डैश, जो बिल्कुल नियरेस्ट था किस चीज़ के, द डैश, पता नहीं, द आर्टिकल है, यहाँ कोई नाउन आएगा इतना पता है। टू बाय 3 मोर टिकट्स, कहता भाई मैं तो बीमार हूँ, 3 टिकट और खरीद लो। आप 3 टिकट और खरीद दो। टू बाय 3 मोर टिकट, 1 फॉर हिम, एक तो उसके लिए। यहाँ जाके मुझे ना, यहाँ तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था डैश प्रिटेंडेड में कि कौन है, कोई लड़का है, कोई बॉय है, कोई गर्ल है, लेकिन आगे जाके पता लगा हिम। कहता 3 टिकट खरीद लो, एक तो मेरे लिए, हिम से पता लगा कोई लड़का है ये। एंड डैश फॉर ही सिस्टर, और बाकी अपनी बहनों के लिए। अब एक बात बताओ, 3 टिकट खरीदनी है जिसमें एक वो खुद इंक्लूड है। 3 टिकट खरीदनी थी,
एक तो वो खुद था और आगे 2 टिकट बची, वो किसके लिए? उसकी सिस्टर्स के लिए। यानी उसके साथ में उसकी कितनी बहनें हैं जी? 2 बहनें हैं। और यहाँ से भी पता तो चल रहा था 3 ऑफ अस ऑल, एक वो बंदा खुद था और 2 उसकी बहनें थी। ठीक है, अब देखते हैं, आगे चलते हैं एक बारी। कहाँ है, कौन से वाला? टू बाय 3 मोर टिकट, 1 फॉर हिम एंड डैश फॉर हिज सिस्टर। ठीक है, नो प्रॉब्लम देयर फॉर इन बाइंग टिकट्स डैश, ट्रेन वॉज ऑलरेडी एट दी प्लेटफॉर्म। नो प्रॉब्लम देयर फॉर इन बाइंग टिकट्स। ठीक है, यहाँ शायद यहाँ फुल स्टॉप आएगी। तो कहता है भाई उसको ना टिकट खरीदने में कोई ज़्यादा समस्या हुई नहीं, उसने बीमारी का बहाना कर लिया। जो सबसे पहले आदमी खड़ा था उसको जाके कह दिया मैं बीमार हूँ, 3 टिकट खरीद दो, एक मेरी और 2 मेरी बहनों की। ठीक है, उस आदमी ने भी नहीं पूछा कि भाई तू बीमार है तो तेरी बहन थोड़ी है, उसको लगा दे लाइन में, कोई बात नहीं। 3 टिकट। दैट डैश ट्रेन वाज ऑलरेडी एट दी प्लेटफॉर्म। कहते हैं ट्रेन जो थी ना ऑलरेडी कहाँ थी? प्लेटफॉर्म के ऊपर थी। एंड देयर वॉज डैश मैड रश अमंग दी पैसेंजर टू गेट ऑन दी कोचेस। देखो भाई ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के ऊपर थी और ना एक बहुत अच्छे वाला रश था। देयर वाज डैश मैड रश। रश कैसा था? मैड था। मैड रश का मतलब था भाई रश पागल नहीं था, धक्का मुक्की कर रहा था, उनको अकल ही नहीं थी, गधों को एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, इधर उधर ट्रेन खड़ी थी फिर भी धक्का मुक्की कर रहे थे, इसलिए मैड रश का है, मैं चढ़ जाऊँ पहले, मैं चढ़ जाऊँ, ऐसी सिचुएशन थी। अमंग दी पैसेंजर्स, पैसेंजर्स के अंदर, टू गेट ऑन दी कोचेस, कोचेस जो ट्रेन के डिब्बे थे उसमें चढ़ने के लिए। अब पता लगा कि कौन है वो बंदा, वो है हरी। हरी वुड नॉट बी वरीड बाय डैश। भाई हरी जो है ना उसको किसी चीज़ की चिंता होती ही नहीं, और सच में ही नहीं होती, जुगाड़ू आदमी है। बड़ी लंबी लाइन थी तो किसी और को टिकट पकड़ा दी भाई, किसी और से टिकट ले ली। तो कहता है हरी को ना वुड नॉट बी वरीड, उसे चिंता नहीं होती बाय डैश। पता नहीं किस चीज़ की चिंता नहीं होती, आगे ऑप्शन में देख लेंगे। ही आस्क्ड डैश टू जंप ओवर दी बम्पर। उसने कहा डैश, उसने किसी को कहा कि जंप करो और बम्पर को पार कर लो। किसको कहा होगा भाई जंप करने को? जो उसके साथ में होगा, उसकी बहनें थी, उसने उन्हीं को तो कहा होगा कि जंप करो और इस बम्पर को ना पार कर लो। ठीक है, पार कर लो बिटवीन 2 कोचेज, जो 2 कोचेज के बीच में, टू गेट ऑन दी अदर साइड, और दूसरी साइड पर आ जाओ। भाई ट्रेन आ गई प्लेटफॉर्म पे, इतनी धक्का मुक्की थी, लेकिन ये जो हरी भाई साहब था इसको कोई चिंता ही नहीं है। एक डिब्बा ये, एक डिब्बा ये, बीच में ये जगह थी ना, ये यहाँ खड़े थे, यहाँ सारे लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। इसने क्या कहा? इसने कहा पटरियों से नीचे उतर के ये जो बीच का गैप है इसको पार करके इस तरफ आ जाओ और हम सारे यहाँ से चढ़ जाएंगे। देख लो कितना समझदार बंदा है, कोई समस्या रखता ही नहीं लाइफ में। ठीक है, ये था हमारा क्लोज टेस्ट, बहुत ही ईजी था। अब एक बारी फिल करने की कोशिश करो। देखो पहले में क्या कहता है? इट वाज ए सडन डिसीजन 3 ऑफ अस ऑल डैश टू डैश, हम तीनों डैश। कहाँ गया 3 ऑफ अस ऑल? एक मिनट 3 ऑफ अस ऑल डैश इन द हॉस्टल। हॉस्टल के अंदर तीनों थे। हॉस्टल के अंदर तीनों क्या होंगे? स्ट्रेंजर्स थे क्या? स्ट्रेंजर्स तो बिल्कुल ही नहीं थे, आगे ही तो कह रहा था। एक मिनट भाई स्ट्रेंजर्स तो बिल्कुल भी नहीं थे तीनों, स्ट्रेंजर तो थे ही नहीं, कह ही रहा है, बहनें ही थी उसकी, फ्रेंड्स भी नहीं थे। तो हॉस्टल के अंदर क्या होगा? या तो रूममेट्स होंगे या क्लासमेट होंगे, लेकिन ऐसी तो कोई ज़रूरी बात कही नहीं कि वो तीनों रूममेट थे, तीनों एक ही। अच्छा, ऐसी तो ज़रूरी बात कही नहीं कि वो तीनों क्लासमेट थे। हमें क्या पता तीनों एक ही क्लास के अंदर थे भी क्या नहीं। तो भाई तीनों क्या थे? तीनों रूममेट होंगे। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या बचता? बेस्ट ऑप्शन बचता रूममेट, तीनों रूममेट थे। ठीक है, आगे बढ़ो। कहाँ जा रहे थे ये तो हमने पहले ही देख लिया था। टू ट्रैवल बाय ट्रेन टू डैश। रिपब्लिक डे की परेड कहाँ होगी? दिल्ली के ही तो अंदर होगी, दिल्ली तो घूमने जाने का उन्होंने प्लान बनाया था। तो भाई दिल्ली के अंदर होगी, तो कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद सब काट दो, क्या आंसर बचेगा? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली। क्या आंसर बचेगा जी? दिल्ली, डी आंसर बचता। आगे आ जाओ, आगे 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 कहाँ कहता है? द स्टेशन वॉज हैवीली डैश एंड देयर वॉज लॉन्ग क्यू बिफोर द टिकट काउंटर। स्टेशन क्या हुआ होगा? गार्डेड तो होगा नहीं भाई, फील्ड भी नहीं होगा, बारी आई या तो क्राउडेड होगा या फिर थ्रोन्स्ड होगा। भाई इसका आंसर था क्राउडेड। इसका आंसर क्या था? क्राउडेड। थ्रोन्स्ड भी ना बिल्कुल ऐसा सा ही मीनिंग देता था। क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ से भरा हुआ, और थ्रोन्स्ड का भी मतलब होता है भाई भीड़ से भरा हुआ है, क्राउड उसके अंदर पूरा है। लेकिन एग्जाम में कैसे पता लगा? देखो ये जो थ्रोन्स्ड वाले हैं ना, ये जनरली भीड़ तो है लेकिन इनके अंदर ना कोई धक्का मुक्की वाली बात नहीं है। ये क्यों आए यहाँ पर? ये इस जगह को भरने के लिए आए हैं, इस तरह की सेंस देता है। लेकिन क्राउड ना उसी चीज़ को देता है कि भाई ये भीड़ है, धक्का मुक्की करेंगी, इनका एक डिसऑर्डर सा है,
इनके अंदर कोई ऑर्डर ही नहीं, एक डिसऑर्डर्ड लोग हैं ये, इसीलिए यहाँ पर क्या आंसर बनाया था एसएससी ने, क्राउडेड माना था। ठीक है, 23 को देख लो, डैश प्रिटेंडेड सिकनेस। अब तो तुम्हें पता लगी कि किसने सिकनेस प्रिटेंड की थी, इस हरी ने सिकनेस को प्रिटेंड किया था, ये हरी ही था ना, डैश प्रिटेंडेड सिकनेस, इस हरी ने प्रिटेंड किया। देखो ऑप्शन में हरी है, तो हरी है क्या, बहुत बढ़िया जी, हरी है, लो हरी लगा दिया। शी हट गया, दे हट गया, यू हट गया, सीधा सीधा ही कह रहा है हरी। डैश डोर विंडो काउंटर एनहेंस 24 में कहाँ है, एंड परसुएडेड द मैन नियरेस्ट टू दी डैश, उस आदमी के पास गया जो नियरेस्ट था, कहाँ था नियरेस्ट, टू दी डैश, कहाँ नियरेस्ट खड़ा होगा उसको जाके कह रहा है कि टिकट ले ले। किस चीज़ के पास था भाई, काउंटर के ही पास होगा, दरवाजे के पास नहीं, विंडो के पास नहीं। एनहेंस तो कोई सेंस ही नहीं बनाई इसने भाई, एनहेंस तो कोई सेंस ही नहीं बनाई, एनहेंस तो इसने वर्ब लगा दी, चाहिए कोई नाउन था, तो यहाँ पर क्या बचा, काउंटर बचा। ठीक है, काउंटर के पास जो था उसके पास जाके बोला भाई मैं बीमार हूँ, टिकट विकट मेरी भी ले दे। ठीक है ठीक है, एक मिनट प्रिटेंडेड बाय दी 3 नियरेस्ट टू द काउंटर टू बाय 3 मोर टिकट, 1 फॉर हिम एंड डैश फॉर हिज सिस्टर, एक खुद के लिए ले ली, उस आदमी को बोला 3 टिकट ले ले, एक मेरी और 2 मेरी बहनों की, तो आगे सिस्टर्स के लिए कितनी ले रहा होगा, यही तो कह रहा है, सिस्टर्स के लिए कितनी लेगा, 2 लेगा अपनी सिस्टर्स के लिए। ठीक है, 2 फॉर ही सिस्टर, नो प्रॉब्लम, कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर फॉर इन बाइंग टिकट, टिकट परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। डैश द ट्रेन वाज ऑलरेडी एट दी प्लेटफॉर्म, 26वें में क्या कहता है, आर्टिकल है द ए डैश इन। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ क्या था सेंटेंस हमारा, एक मिनट रुको। द डैश ट्रेन वाज ऑलरेडी, डैश ट्रेन वाज ऑलरेडी एट दी प्लेटफॉर्म, डैश ट्रेन वाज ऑलरेडी एट दी प्लेटफॉर्म। भाई एक बात बताओ, अब ना क्या है प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्या खड़ी है प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्या खड़ी है प्लेटफॉर्म के ऊपर, खड़ी है कोई ट्रेन, एक ट्रेन खड़ी है, कई सारी ट्रेन खड़ी है, एक ट्रेन खड़ी है। तो जब एक ट्रेन खड़ी है तो आपको पता है कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म कभी भी विदाउट आर्टिकल नहीं यूज़ होता, इसका मतलब कोई ना कोई आर्टिकल तो चाहिए। ट्रेन एक कॉमन नाउन थी ना, कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं होता, तो भाई ये ट्रेन सिंगुलर फॉर्म में थी तो कोई ना कोई आर्टिकल तो चाहिए ही था, इसीलिए नो को तो हटा देता। अब बारी आई ट्रेन की, भाई ट्रेन में ए लगाऊं, एन लगाऊं या दा लगाऊं, एन ट्रेन तो हो ही नहीं सकता था, वोवल साउंड ही नहीं आती, बचे क्या ऑप्शन, या तो दा बचा या फिर ए बचा, या तो दा बचा या फिर ए बचा। इनके बीच में क्या डिफरेंशिएट करें, इनके बीच में डिफरेंशिएट करो, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। भाई ट्रेन है, डेफिनेट है क्या, डिफाइंड ही तो है, कौन सी ट्रेन की बात कर रहा है, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, जिसकी इस बंदे ने टिकट ली है, जिसके इन दोनों उनको जंप करने की ये बात कर रहा है कि भाई जिस ट्रेन के इन बम्पर्स को जंप करना है, जो प्लेटफॉर्म पे खड़े, जिसकी टिकट ली है, तो ट्रेन ना डेफिनेट है। ट्रेन यहाँ पर एक डिफाइंड नाउन है, और डिफाइंड कैसे है, स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है। अब आप कहोगे स्पीकर लिसनर कौन है, तो भाई जिसने लिखा है ना वो भी जान रहा है और जो पढ़ रहा है वो भी जान रहा है। डिफाइंड आर्टिकल है, डेफिनेट नाउन है, तो फिर डिफाइंड आर्टिकल दा लगा देते, दाता। The train was already at the platform and there was dash mad rush among the passengers to get on the coaches. कैसा रश था जी, dash mad rush, there was dash mad rush, मैड रश था। रश यहाँ पर फिर से कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म विदाउट आर्टिकल यूज़ होना नहीं था, तो नोट हटा देते। इस मैड एडजेक्टिव में कोई वोवल साउंड नहीं आती, एन हटा देते, और दा आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं थी। अब तो पता ही नहीं था रश कौन से वाला, कोई डिफाइंड रश नहीं था, सीधी सी बात थी, मैड रश था, इसीलिए ए मैड रश बताता है, सिचुएशन बताता है, एक तरह का मैड रश था। ठीक है, आगे कहता है हरी वुड नॉट बी वरीड बाय डैश, हरी जो है वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता, हरी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता। तो आपको पता है क्या हरी कितना कूल बंदा है, हरी कितना कूल बंदा है, टिकट विकट का भी जुगाड़ कर लिया, ट्रेन में चढ़ने की भी कोई समस्या नहीं है, हरी किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करता, इस तरह की कोई सेंस डालनी थी। तो थिंग्स तो आता ही नहीं, थिंग्स तो कहता हरी चीज़ों की परवाह नहीं करता, हरी चीज़ों की तो परवाह करता ही है, अपनी टिकट संभाल के रख ली। हरी किसी समस्या की चिंता नहीं करता, एवरीथिंग किसी भी चीज़ की समस्या नहीं करता, क्या हर चीज़ की, एवरीथिंग सेंस देता हर चीज़ की, वो हर चीज़ की समस्या, हर चीज़ की वो नहीं करता, चिंता नहीं करता। ये भी हट जाता, थिंग भी हट जाता, दो ही ऑप्शन बचते, एनीथिंग या फिर समथिंग। एनी और सम में आपको पता है जब भी नेगेटिव लगाया जाता है ना, जब भी नेगेटिव सेंटेंस लगाया जाए, नोट दिख जाए, तो फिर वहाँ पर एनी का केस बनाते हैं। तो यहाँ पर कह तो रहा है नोट, खुद ही तो कह रहे हैं नोट, और जब नोट दिख गया, नेगेटिव की सेंस दे रहा है, तो फिर समथिंग भी एलिमिनेट हो गया, क्या बचा, एनीथिंग बचा। ठीक है,
एनीथिंग बचा। आगे कहते हैं ही आस्क्ड देम, अरे मेरे मुंह से ही निकल गया, ही आस्क्ड डैश टू जंप ओवर द बम्पर बिटवीन टू कोचेज टू गेट ऑन दी अदर साइड। मुंह से ही निकल गया भाई, देम आना था। क्यों आना था मैं अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ही आस्क्ड देम, आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का पेयर होता है। वर्ब से पहले जनरली सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जनरली ऑब्जेक्ट। अब कह रहे हैं ही आस्क्ड, ही में ही आस्क्ड में ही सब्जेक्ट बन गया, आस्क्ड मेरी वर्ब बन गया। हिसाब से ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और जब भी कभी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है तो फिर प्रोनाउन में भी कौन से वाला केस ऑब्जेक्ट बनता है जी, प्रोनाउन में उसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वी तो वैसे भी नहीं बनता, दे भी नहीं बनता। बच्ची बात आई अस की, तो भाई अस को क्यों कहेगा, हमको क्यों कहेगा, हम तो उस ट्रेन में हैं ही नहीं। जो उसके साथ है, उसकी सिस्टर्स है, उनको ही तो कहेगा देम, इसीलिए देम आना था। ये थी आज की डेली डोज, बहुत ही ज़्यादा इजी बन गई। CHSL का लेवल इसी तरह का आएगा, कोई ना कोई शिफ्ट इतनी आसान मिलेगी। और स्पोकन इंग्लिश का नया बैच शुरू हुआ था 12 अप्रैल को, टाइमिंग से 10:15 से 11:45। अगर आपका कोई भाई बंधु अभी रह गया हो जो इंग्लिश सीखना चाहता हो, बोलना चाहता हो, तो भाई वो यहाँ आके डेमो लगा सकता है। ये थी आज की शीट। पसंद आई है तो लाइक करो, पसंद नहीं आई डिसलाइक करो, और कमेंट्स में ज़रूर बताओ क्यों पसंद नहीं आ रही। थैंक यू स्टूडेंट्स।